हेलो एवरीवन। जय जिनेंद्र आप सभी को। और आप सभी का स्वागत है इस एक माह की अपभ्रंश भाषा और व्याकरण पर पाठशाला में। ये हमारा प्रथम ऑनलाइन माध्यम से और हिंदी में हमारा प्रथम प्रयास है। और आप सभी के साथ हमें पूरा भरोसा है कि ये कार्यशाला हमारी बहुत सक्सेसफुल रहेगी, सफल रहेगी। तो आप सभी का स्वागत है। मंगलाचरण के लिए मैं सबसे पहले हमारे साथ हर्षित कुमार मिश्र हैं, हमारे रिसर्च एसोसिएट आईएसजेएस। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ मंगलाचरण के लिए। हर्षित जी। धन्यवाद मैम। आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपने हाथ जोड़ दें और ते बंदहूँ सिर सिद्धि गण हो सही जे वियणंत शिवमय निरुमय नाणमय परम समाहि भजंत ते पुणु बंदहु सिद्धि गण जे अपाणि बसंत लोया लो उबी सयलु इह अच्छहि बिमलुणियंत केवल दंसन प्राणमय केवल सुख सहाय जिनवर बंदहूँ भक्ति ये जहीं पयासिय भाव जेणियंती मुनि परम समाहि धरेवि परमानंदः कारणिन तिन्हविते विणवेवि तिन्हविते विणवेवि। थैंक बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्षित जी। ये कुछ अंश इन्होंने पढ़े हैं जो अपभ्रंश में ही थे। तो आप सभी का वापस से एक बार स्वागत है। आज के हमारे जो उद्घाटन का जो क्या बोलते हैं भाषण है, सॉरी। आज हमारे साथ बेल्जियम से प्रोफेसर ईवा डी क्लेरिक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम उन्हें कुछ ही देर में सुनेंगे। सबसे पहले आपका और हम सभी का स्वागत करने के लिए और आईएसजेएस का एक छोटा सा परिचय देने के लिए हमारे साथ हमारे डायरेक्टर निदेशक डॉक्टर सुनेत्र पांडे हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि आप सबका स्वागत करें और आईएसजेएस का परिचय दें। नमस्कार, जय जिनेंद्र। आप सभी का इस एक मासिक कार्यशाला में इंटरनेशनल स्कूल फॉर जैन स्टडीज की ओर से, इस कार्यशाला के आयोजन समिति की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। सर्वप्रथम हमारे साथ उपस्थित है आईएसजेएस के सह संस्थापक डॉक्टर सुरेश चंद जी। हमारे सभी गतिविधियों में सदैव मार्गदर्शक के रूप में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करने वाले डॉक्टर नरेंद्र पार्सन जी। आईएसजेएस के सहयोगी प्रोफेसर अशोक जटावट जी, ध्रुति राठी जी, एवं आज के इस उद्घाटन सत्र में उद्घाटन वक्तव्य हेतु उपस्थित अपभ्रंश भाषा एवं साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर विदुषी, घेंट यूनिवर्सिटी बेल्जियम से आईएसजेएस की शुभचिंतक, आईएसजेएस के साथ काफी लंबे समय से अकादमिक गतिविधियों में
संलग्न रहने वाली प्रोफेसर एवा डी क्लार्क, मेरे इस प्रथम आयोजन के प्रतिभागी बंधु भगिनी एवं हमारे संस्थान के हमारे सहयोगी प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रही प्रज्ञा जी, मिस्टर हर्षित मिश्र एवं गोपाल कुदले, एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक दायित्व है संस्थान का, एक संक्षिप्त परिचय का कोशिश करूंगा। पीपीटी साझा करता हूं ताकि थोड़ी सुविधा होगी। दिखाई दे रहा है प्रज्ञा जी? हाँ जी। ओके। 2005 में इस संस्था की स्थापना दिल्ली में अमेरिका के डॉक्टर सुलेख चंद जैन, जो हमारे साथ इस उद्घाटन सत्र में उपस्थित हैं, एवं दिल्ली से डॉक्टर सुगन चंद जैन, आप दोनों ने मिलकर एक अकादमिक संस्था के रूप में इस संस्था की स्थापना की। संस्था इस पवित्र उद्देश्य से स्थापित की गई कि दुनिया भर के विश्वविद्यालयों एवं अकादमिक संस्थाओं में जैन परंपरा का उच्च स्तरीय अध्ययन कराया जा सके। संस्था का यह पवित्र उद्देश्य था। आप सब भली भांति परिचित हैं। आज दुनिया के काफी विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में जैन परंपरा, संस्कृति एवं दर्शन का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं आईएसजीएस ने एक महती भूमिका का निर्वहन इस क्षेत्र में किया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्थान ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन पाठशालाओं का आयोजन करता है। पूरी कोशिश होती है कि इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले जो प्रतिभागी हैं, उन्हें सिर्फ सैद्धांतिक पक्षों से ही न अवगत कराया जाए, बल्कि उन्हें वर्तमान समय में इसके कैसे प्रयोग हो रहे हैं, आज के व्यवहार में जैन साधु साध्वी, जैन परंपरा के लोग कैसे व्यवहार करते हैं, इस दृष्टि से इन आयोजनों के दौरान साधु साध्वियों के साथ वार्तालाप का अवसर, जैन परिवारों के साथ, सदस्यों के साथ वार्तालाप का अवसर, और जो जैन व्यवसायी हैं, जिन्हें हम जैन प्रोफेशनल्स कहते हैं, इनके साथ परिचर्चा सत्रों का आयोजन संस्था करती है। साथ ही जैन परंपरा के सभी श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों ही संप्रदायों के तीर्थस्थलों एवं मंदिरों का यथासंभव हमारा प्रयास होता है कि इसका भी भ्रमण आयोजित किया जाए। ग्रीष्मकालीन सत्र में जो मुख्य है, ऐसे तो हम बहुत सारे सत्रों का आयोजन करते रहे हैं, 21 दिवसीय, 35 दिवसीय और भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज, लेकिन मुख्य रूप से पंच साप्ताहिक 35 दिवसीय जैन अध्ययनशाला का आयोजन पुणे केंद्र से किया जाता है। इसके अलावा एक 21 दिवसीय योग अध्ययन पाठशाला का आयोजन, मुख्यतः यह आयोजन लोयोला मार्ymount यूनिवर्सिटी लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के योग अध्ययन के परास्नातक के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है, और वो 3 सप्ताह के लिए आईएसजीएस में आते हैं और विविध भारतीय योग की जो प्रथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, उनके साथ साथ जैन योग का सविस्तार अध्ययन होता है। ओबराय टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो हर गर्मियों में एक 4 सप्ताह का वहाँ के विद्यालयों के स्कूल्स टीचर्स के लिए एक भारत की 4 जो धार्मिक परंपराएं, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख, इनके अध्ययन के लिए इनके अध्यापक इंडिया आते हैं
और उस क्रम में 5 से 7 दिनों का प्रवास हमारी संस्था के साथ विशेष रूप से जैन धर्म और दर्शन के अध्ययन के लिए होता है। शीतकालीन सत्र, एक्चुअली शीतकालीन जो हमारी कक्षाएं हैं वो प्रारंभ तो हमने 2018 में किया था, और 2018 और 19 2 साल तक इसका आयोजन गुजरात में गांधीनगर जो अहमदाबाद के नजदीक है कोबा में हमने 2 साल तक इसका आयोजन ऑफलाइन रूप से किया। 2020 में आप सब जानते हैं कोविड का समय आया और पूरी अकादमिक दुनिया कहें तो वो ऑफलाइन से ऑनलाइन की ओर मूव कर रही थी। ऐसे में हमने भी इसे ऑनलाइन रूप से प्रारंभ किया 2020 से। प्रत्येक वर्ष यह दिसंबर 28 से जनवरी 6 इसका डेट फिक्स है। प्रति वर्ष दिसंबर 28 से जनवरी 6 के बीच 10 दिनों की अवधि में यह प्रोग्राम ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाता है। और इस कार्यक्रम में भी हमारी कोशिश होती है कि हम अपने प्रतिभागियों के लिए विशेष रूप से जैन साधु साध्वियों और किसी श्रावक परिवार, गृहस्थ परिवार के साथ एक परिचर्चा सत्र आयोजित कर सके। इसके अलावा कुछ अन्य पाठ्यक्रम भी हैं जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है भगवान महावीर प्राकृत फेलोशिप प्रोग्राम। 5वां प्रोग्राम चल रहा है। यह प्रोग्राम 9 महीने का होता है और इसे हम पीजी डिप्लोमा कहते हैं, परास्नातक डिप्लोमा है। और यह प्रोग्राम इस आयोजन के लिए डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है पुणे में, उससे इसका प्रमाण पत्र डिप्लोमा के रूप में मिलता है, पीजी डिप्लोमा के रूप में मिलता है। इसके अलावा कुछ शॉर्ट टर्म ऑनलाइन कोर्सेज भी हम करते हैं। अभी तक 2 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, ये भी अंग्रेजी माध्यम में होता है। और पहला कार्यक्रम हमने 1 महीने का किया था, दूसरा कार्यक्रम हमने 3 महीने का किया था। तीसरा 15 दिवसीय ब्राह्मी लिपि कार्यशाला, ये हमने पिछले साल किया था, इस साल पुनः इसका आयोजन हम करेंगे। एक बात मैं बताते चलूं कि मूलतः हमारी सारी कक्षाएं, सारे कार्यक्रम और जो पाठ्यक्रम है वो अंग्रेजी भाषा में आयोजित किए जाते हैं। तो ये पहला नहीं, दूसरा कार्यक्रम है अपभ्रंश का जो हम हिंदी भाषा में आयोजित कर रहे हैं। हमने बताया 10 दिवसीय जैन परंपरा के आधारभूत सिद्धांत, यह कार्यक्रम भी हमने 2024 में हिंदी माध्यम में किया था और इस साल पुनः यह कार्यक्रम अगस्त महीने में प्रस्तावित है। इसके अलावा एक भगवान नमीनाथ फेलोशिप लेखन एवं शोध प्रविधि जो जैन परंपरा में, जैन परंपरा के विविध विषयों में जो शोध करने वाले हैं उनके लिए ये 8 सप्ताह का भगवान नमीनाथ फेलोशिप, यह प्रोग्राम पूर्णतया निःशुल्क है, जिसमें इंटरव्यू और कुछ प्रोजेक्ट के आधार पर प्रतिभागियों का चयन किया जाता है। ये हमारा प्रथम प्रयास, प्रज्ञा जी ने बताया, ये हमारा प्रथम प्रयास है अपभ्रंश भाषा व्याकरण पाठशाला का। वैसे हम अपभ्रंश भाषा को, जो हमारा 9 महीने का भगवान महावीर प्राकृत फेलोशिप प्रोग्राम है, उसमें हम अंग्रेजी माध्यम से पूरी जो आचार्य जो इनका हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है, उसमें जो अपभ्रंश के जितने सूत्र उनके टीकाओं के साथ हेमचंद्र द्वारा स्वयं की जो टीका है उन सूत्रों की, उनके साथ अध्ययन कराया जाता है। लेकिन एक आधारभूत शिक्षण के उद्देश्य से हम इस कार्यशाला का, इस पाठ्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया 2005 में इसका प्रारंभ, इसकी स्थापना डॉक्टर सुलेख चंद जैन एवं डॉक्टर सुगन चंद जैन द्वारा किया गया था। 20 साल हो गए। इन 20 साल की अवधि में लगभग 1100, लगभग 1200 की संख्या इस कार्यक्रम को लेके हमने 2025 में 43 पार्टिसिपेंट्स दिखाए हैं। एक्चुअली ये जो 2025 की 43 की संख्या है, यह संख्या इसी कार्यक्रम की है। हमको लगभग 60 प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन इसके लिए प्राप्त हुए थे, जिसमें कल तक 43 लोग सशुल्क इस कार्यक्रम में रजिस्टर्ड हुए हैं।
तो अब तक कुल संख्या लगभग 1200 की हो चुकी है, और 1200 की ये प्रतिभागी दुनिया के विविध देशों से, अमेरिका, यूके, कनाडा, रसिया, सिंगापुर, जापान, इथियोपिया, इटली, थाईलैंड, अनेक नाम है, मैं सब नाम यहाँ लेने में टाइम लगेगा, साउथ अफ्रीका, केनिया, नेपाल, इन विभिन्न देशों से लगभग 1200 प्रतिभागी हमारे विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों से जुड़कर लाभान्वित हुए हैं। इन शिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण अकादमिक परियोजनाएं भी हमने समय समय पर किया है। उनमें से कुछ का नाम मैं यहाँ देना चाहूंगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण परियोजना जो गांधी रिसर्च फाउंडेशन जलगांव के वित्तीय सहयोग से हुआ था, गांधीयन जैनिज्म एंड इम्पैक्ट एनालिसिस। यह परियोजना हमने शुरू किया था 2013 में, 2015 तक चला, और बाद में हमारे संस्था के वर्तमान अध्यक्ष एवं संस्थापक डॉक्टर सुलेख चंद जैन के नेतृत्व में यह पूरी परियोजना एक पुस्तक के माध्यम से हमारी संस्था द्वारा प्रकाशित है। दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ जैन कम्युनिटी इन इंडिया। ये 2017 से 19 के बीच जैन जो समुदाय है, इसका एक सामाजिक अध्ययन या यूं कहें कि सोशियो इकोनॉमिक स्टडी किया गया, और इस अध्ययन का आप कहें कि निर्देशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के प्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर प्रकाश चंद जैन जी के निर्देशन में ये हमने अध्ययन किया था, और ये हमारी वेबसाइट पर इसके कई सारे रिपोर्ट्स, अभी स्क्रीन पे जो हमने शेयर किया है, वो जो राष्ट्रीय रिपोर्ट, नेशनल रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई थी वो है। यदि हमारे वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको प्रांतीय, एक एक प्रांत का जो हमने अध्ययन किया है, उनकी भी अलग अलग रिपोर्ट आपको वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा 2 साल का एक शोध अध्ययन था, जैन बिजनेस एंगेजमेंट एंड एथिक्स एंड ओवरव्यू। बिजनेस के क्षेत्र में जैन मूल्यों के साथ जो जैन व्यवसायी लोग हैं, वो किस प्रकार नई ऊंचाइयों को, आप जानते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा समुदाय, और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत की पूरी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक सहयोग देने वाला यह समुदाय है, उसके पीछे का कारण क्या है, यह पूरा अध्ययन 2 सालों में करके और पुस्तक के रूप में यह प्रकाशित है। इस पुस्तक का प्रकाशन हमारी संस्था और इंडोलॉजी के बहुत महत्वपूर्ण प्रकाशक डीके प्रिंट वर्ल्ड दिल्ली के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तीसरी परियोजना मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि यह पुस्तक आज ही हमें प्राप्त हुई है प्रेस से। ये भी 2 सालों से अनेकांतवाद एंड इट्स एप्लीकेशंस, जो जैन परंपरा में काम करने वाले दुनिया के अलग अलग देशों में विद्वान कार्यरत हैं, उन सबके सहयोग से अनेक शोधालेख आमंत्रित किए गए, उनकी समीक्षा की गई, संशोधन किए गए। उसके बाद यह पुस्तक प्रकाशित हुई है मोतीलाल बनारसी दास दिल्ली से। इसके अलावा बहुत सारी परियोजनाएं हैं। हमने 1947 के भारत और पाकिस्तान की विभाजन के दौरान जैनों की क्या स्थिति थी, इस पर एक प्रोजेक्ट किया था। इसके अतिरिक्त इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के का एक स्वायत्त संस्था है, उसके साथ एक जैन योग पर एक प्रोजेक्ट किया था। इसके अलावा बहुत सारी परियोजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त अनुवाद परियोजना, जो हमारी अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है, आप सबने आचार्य हेमचंद्र द्वारा रचित प्राकृत व्याकरण जो है, वस्तुतः वह सिद्ध हेम शब्दानुशासन संस्कृत और प्राकृत का व्याकरण है। प्रथम 7 अध्याय संस्कृत को समर्पित हैं, और 8वां अध्याय जो प्राकृत, और प्राकृत के ही अंतर्गत आचार्य हेमचंद्र ने अपभ्रंश को भी समाविष्ट किया है।
इसका अनुवाद हमारे संस्था के जो वरिष्ठ शोधकर्ता हैं प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह, इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है, ताकि जो अंग्रेजी भाषा में कार्य करने वाले विदेशी या देशी विद्वान हैं उनको इसका लाभ मिल सके, और यह पुस्तक शीघ्र ही प्रकाश्य है। दूसरी महत्वपूर्ण जो परियोजना हमारी, जिसपे हम विगत 2 वर्षों से काम कर रहे हैं, आप सब परिचित होंगे पाई शब्द महड़ो, जो पंडित हरगोविंद दास सेठ द्वारा ये एक संरचित एक ग्रंथ है, शब्दकोश है, जिसमें उन्होंने प्राकृत और उसका हिंदी ये संकलित किया है एक ग्रंथ के रूप में। इसका अंग्रेजी अनुवाद, और या मैं यूं कहूं कि प्राकृत शब्द, उसके समानांतर उनके संस्कृत, उनका अंग्रेजीकरण शब्दों का ट्रांसलिटरेशन जिसे बोलते हैं वो ट्रांसलिटरेशन, फिर उनका हिंदी, हिंदी ऑलरेडी पहले से किया हुआ है सेठ हरगोविंद दास में, और उसका अंग्रेजी संस्करण यथोचित संशोधन के साथ सारे संदर्भों को वेरीफाई करते हुए ये काम संस्था द्वारा विगत 2 वर्षों से किया जा रहा था। अनुवाद पूरा हो चुका है, और इस परियोजना के लिए, हालांकि हमारी कई सारी परियोजनाओं और शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए डॉक्टर जसवंत जी मोदी के वर्धमान चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा हमें सहयोग प्राप्त होता है, इस परियोजना के लिए भी उन्होंने सहयोग प्रदान किया, हम इसके लिए आभारी हैं। ऑनलाइन रूप में इसका मैंने जैसा बताया डेटाबेस एंट्री हो रही है, ट्रायल फेज में चल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले अधिकतम 6 माह में यह ऑनलाइन जो वर्जन है, यह ऑनलाइन संस्करण आप सबके समक्ष होगा, पूर्णतया निःशुल्क। जैसे हम शिकागो यूनिवर्सिटी में पाई शब्द महड़ों का प्राकृत हिंदी की डिक्शनरी हम सर्च कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट में जाके जैसे सर्च करते हैं, बिल्कुल उसी प्रक्रिया पर आधारित ये आम जन के लिए, शोधार्थियों, विद्यार्थियों एवं विद्वानों के लिए ये हमारी संस्था की ओर से एक निःशुल्क भेंट अधिकतम अगले 6 मास में होगी। यही एक पुस्तक के रूप में शीघ्र प्रकाश्य है। हमारी प्राथमिकता सर्वप्रथम इसे ऑनलाइन संस्करण में लाना है, उसके बाद हम विद्वानों से उस पर जो एक निमंत्रण कहिए कि हम कोई किसी का कोई सुझाव है, कोई परामर्श है, तो हम आमंत्रित करेंगे, और उसके बाद संस्कृत एकदम सुसंस्कृत रूप में पाई शब्द महड़ो आप सबके समक्ष पुस्तक के रूप में भी होगा। इसके अलावा कई अन्य गतिविधियां हैं। हर महीने जैन परंपरा के विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन माध्यम से व्याख्यान होता है। आप हमारा YouTube चैनल देखेंगे तो सारे व्याख्यान हमारे YouTube पे आपको मिलेंगे। अन्य संस्थाओं की तरह संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन जैन परंपरा, विशेष रूप से सामान्य रूप से भारतीय संस्कृति, दर्शन, इतिहास पर कार्यशालाएं एवं संगोष्ठियों का आयोजन करते हैं। प्रकाशन कार्य में संस्था संलग्न है, जिसमें एक ऑनलाइन त्रैमासिक शोध पत्रिका ISJS ट्रांजैक्शन, ये त्रैमासिक शोध पत्रिका प्रकाशित होती है। एक पाक्षिक हर 15-15 दिनों पर एक ऑनलाइन न्यूज़लेटर आता है। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न परियोजनाएं, जैसे हमने कुछ पुस्तकों की चर्चा की, शोध के उपरांत हम उनको पुस्तक के रूप में प्रकाशित करते हैं। जो हमारे संगोष्ठियां, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां आयोजित होती हैं, उनमें पढ़े गए पत्रों में से कुछ चुने हुए जो उत्कृष्ट पत्र हैं, उन्हें भी पुस्तकों के रूप में हम प्रकाशित करते हैं। इसके अतिरिक्त जिसे आप प्रमोशनल एक्टिविटीज कहते हैं, ऐसी गतिविधियों में भी संस्था हमारी संलग्न है। जैन अध्ययन के क्षेत्र में कार्यरत देशी विदेशी जो युवा विद्यार्थी हैं, उनके प्रशिक्षण की दृष्टि से मिनिमम जो समयावधि है वो 2 महीने की, 2 महीने से 6 महीने तक की समयावधि के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम ये भी हमारी संस्था द्वारा कराया जाता है। इसके अलावा जो जैन संस्था के क्षेत्र में, जैन अध्ययन के क्षेत्र में कार्यरत अन्य संस्थाएं हैं, उनको किसी प्रकार के अकादमिक सहयोग के लिए यथासंभव हमारी संस्था का प्रयास होता है।
संस्था के विषय विशेषज्ञों द्वारा अन्य संस्थाओं को, विशेष रूप से जो हमारे देश के बाहर की संस्थाएं हैं, और उन्हें यदि हमारे संस्था के विशेषज्ञों द्वारा प्राकृत भाषा या जैन परंपरा के जो विविध पक्ष हैं उन पर व्याख्यानों की यदि जरूरत होती है तो हमारे संस्था के विशेषज्ञ निःशुल्क संस्था की ओर से व्याख्यान देते हैं। शोध प्रविधि, जो पीएचडी करने वाले विशेष रूप से लोग हैं, यदि उन्हें किसी शोध प्रविधि की दृष्टि से, रिसर्च मेथोडोलॉजी की दृष्टि से किसी परामर्श की जरूरत होती है तो उन्हें भी यथोचित जैसा हमारे पास समय होता है यह परामर्श भी निःशुल्क दिया जाता है। एक महत्वपूर्ण कार्य जो हमने 2023 में प्रारंभ किया, डॉक्टर सुलेख चंद जी के आर्थिक सहयोग से, वो भगवान कुंथुनाथ वार्षिक सम्मान, उत्कृष्ट शोध पत्र एवं उत्कृष्ट पुस्तक प्रतिवर्ष जैन अध्ययन से संबंधित किसी भी विषय पर जो प्रकाशित पुस्तक है या प्रकाशित शोध पत्र हैं उनके लिए भी हम हर साल सम्मान देते हैं। और 2023 में 2022 में लिखे गए जैन अध्ययन पर जो सर्वोत्कृष्ट पुस्तक हमारी जानकारी में आई उसके लिए घेंट यूनिवर्सिटी बेल्जियम की प्रोफेसर टीने वेकमन्स की एक पुस्तक के लिए उनको 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके अलावा अनिल मुंद्रा और नतालिया पेवलिक, इन दोनों को संयुक्त रूप से उत्कृष्ट शोध पत्र के लिए 25,000 रुपए का पुरस्कार सम्मान संस्था द्वारा दिया गया था। अकादमिक क्षेत्र में हम यूं कह सकते हैं नित नवीन ऊंचाइयों के अग्रसर होने के लिए, और फिर ये कहें कि जो आधुनिक प्रविधि है उससे अवगत होने के लिए हमने विभिन्न भारतीय एवं अनेक विदेशी संस्थाओं के साथ, विश्वविद्यालयों के साथ जो जिसे आप कहते हैं एमओयू, सहमति एक स्थापित करना लिखित रूप में, वो हमने किया है, जिसमें भारत में मंगलायतन यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ जनपद में स्थित है उत्तर प्रदेश के, जैन शिक्षा प्रचारक सोसाइटी दिल्ली, गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद और डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, इनके साथ हमने समझौते रखे हैं अकादमिक गतिविधियों के लिए। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ जैन एसोसिएशन इन नॉर्थ अमेरिका, लोयोला मार्ymount यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, घेंट यूनिवर्सिटी बेल्जियम, लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी नेपाल, यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी केन्या, और कुछ माह पूर्व ही हमने पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ द फिलीपींस, इन संस्थाओं के साथ समझौते किए हैं ताकि हम जैन अध्ययन के क्षेत्र में जो गतिविधियां अलग जगहों पे चल रही हैं उनको एक साथ, अलग अलग नवीन तकनीकियों के साथ जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके साथ एक सामंजस्य स्थापित कर हम जैन परंपरा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा के अध्ययन अध्यापन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। इस संक्षिप्त परिचय के साथ एक बार पुनः मैं आप सभी का इंटरनेशनल स्कूल फॉर जैन स्टडीज की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आगामी 1 महीने में जो अपभ्रंश भाषा एवं व्याकरण विषयक यह ज्ञान यज्ञ है, हमारी आहुति और संविधा के साथ आप अपनी आहुति और संविधा सम्मिलित कर इस ज्ञान यज्ञ को सफल बनाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो रही हम सब के बारे में बात। मुझे लगता है कि अब हमें सीधा सर हम प्रोफेसर ईवा को इनवाइट कर सकते हैं। पहले परिचय करा लें फिर ईवा जी को इनवाइट करें। अच्छा ठीक है। तो चूंकि हम सब जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और कई सारे लोग हैं जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आप लोगों का नाम, मेरे पास एक लिस्ट है, मैं उसके अनुसार पुकारूंगी। आप आए और सिर्फ अपना नाम और आप कहाँ से हैं, किस संस्था से जुड़े हैं, बस वो हमें बताएं ताकि हम जान सके कौन कौन है। और कक्षाओं में तो हम आप लोगों से विशेष परिचय करेंगे ही।
सबसे पहले तो हमारे पास चेला मुत्तु राजमणि जी हैं। उनको तो हम सब जानते हैं, फिर भी राजमणि जी आप अपने बारे में एक बस बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं। शायद नहीं है। हिमांशु जोशी। हिमांशु, अच्छा हाँ, राज जी, है। राज जी। Okay, I don't know Hindi, but I am more interested in learning this language. So I can understand little bit here and there. Basically, I am from Malaysia, but at present I am in Chennai to learn about Jainism completely. That's why I'm attending all the courses in the institute. I am the permanent student of our institute all the time. So I am जिन्हें very, हिंदी नहीं आती है वे हमसे अपभ्रंश सीखेंगे। हम आपका yeah. बहुत बहुत स्वागत करते हैं राज जी। हमारे साथ हिमांशु जी हैं, हिमांशु जोशी। नमस्कार मैडम। हाँ जी। हिमांशु जोशी। मैं गुजरात में शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ और अपभ्रंश, भारतीय विधाएं, इन सब में रुचि रखता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौरभ जी। जय जिनेंद्र प्रज्ञा जय जी, मैं सौरभ संघानी, मैं फिलहाल मेलबर्न से हूँ, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से, और वैसे गुजरात को बिलोंग करता हूँ। अभी कुछ समय पहले ही प्राकृत अभ्यास किया तो अपभ्रंश का कुछ परिचय हुआ था, उसकी वजह से उसमें थोड़ी सी रुचि और बढ़ी है। वेरी नाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोनल अग्रवाल। जय जिनेंद्र प्रज्ञा जी। जय जिनेंद्र। मैं सोनल अग्रवाल और मैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ। अपभ्रंश पहरी, अपभ्रंश पांडुलिपि पर पीएचडी कर रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं सुवर्णा। जय जिनेंद्र। मैं आईएसजेएस में फेलोशिप अभी प्राकृत पढ़ रही हूँ और इसलिए अपभ्रंश भी पढ़ना चाहती हूँ। पुणे से ही हूँ। बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं सुरुचि, सुरुचि शाह। जिनेंद्र, मैं डॉक्टर सुरुचि शाह, मैं पनवेल से, मतलब महाराष्ट्र पनवेल में रहती हूँ और शोलापुर यूनिवर्सिटी से एमए प्राकृत अभी 4th सेमेस्टर के लिए अपियर हो जाऊँ। थैंक यू। वेरी गुड। हमारे साथ हैं भरत टोलिया। भरत जी टोलिया। भरत टोलिया, आई थिंक वी हैव भरत यादव। ऑल राइट। हमारे पास है अजिंदर कौर। अजिंदर कौर जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मेरा बोलिए नाम बोलिए। अजिंदर कौर है। मैं दिल्ली से हूँ और मैं लैंग्वेज, फारसी लैंग्वेज सीख रही हूँ, तो मेरा इसमें इंटरेस्ट है। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नयना विनोद जी। नयना विनोद जैन। जय जिनेंद्र प्रज्ञा जी। जय मैं जय। पुणे से हूँ। मैंने एमए किया है वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एफिलेटेड एमआईटी यूनिवर्सिटी से। तो मुझे प्राकृत भाषा में इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया है। बहुत स्वागत है आपका। थैंक कविता यू। जी, कविता लुनावत। जय जिनेंद्र मैम। मैं अच्छा। नासिक के पास 48 किलोमीटर है, इगतपुरी, नासिक से, तो वहां से हूँ। मेरा नाम कविता लुनावत। मैंने भी, नैना जी ने और मैंने साथ में हमने एमए किया प्राकृत, तो हमारा बहुत प्राकृत भाषा में इंटरेस्ट बढ़ गया, इसलिए हमने एक क्लास ज्वाइन किया है। बहुत स्वागत है आपका। इगतपुरी हम सब पहचानते हैं। अच्छा अच्छा। मनीला जी, अभी है मनीला जी। जय जिनेंद्र, मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से जैनोलॉजी में प्राकृत में मैंने एमए किया है और अभी जेआरएस प्राप्त किया है मैंने, और अप्रकाशित पांडुलिपियों के ऊपर मैं शोध कार्य करना चाहती हूँ, तो इसलिए मेरे को अपभ्रंश भी सीखना जरूरी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाविन कुमार पंड्या।
सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं गुजरात के श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय से हूँ। यहाँ पर संशोधन विभाग में शोध सहायक के रूप में अभी कार्य कर रहा हूँ। यहीं से मेरा पीएचडी भी चल रहा है और पोबा में 5 साल एम्प्लॉय के रूप में भी कार्य किया है, इसीलिए अपभ्रंश में काफी अच्छी रुचि रखता हूँ मैं, इसलिए इस कोर्स को ज्वाइन किया है मैंने। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका भाविन कुमार जी। हमारे साथ है चेष्टा श्रीमाली। am I visible? हाँ हाँ। नमस्ते मैम। मैं वैसे तो फलोदी राजस्थान से हूँ और मेरा पीएचडी जैन विश्व भारती लाडनू से चल रहा है। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ है आयुष दिल्ली। जय हिंद सभी को। मेरा नाम आयुष जैन है। वैसे मैं दिल्ली का निवासी हूँ, परंतु अभी वर्तमान में जयपुर में श्री टोडरमल दिगंबर सिद्धांत महाविद्यालय में अध्ययन कर रहा हूँ। अभी मैं शास्त्री बीए सेकंड ईयर में हूँ, परंतु मेरे को जैन आर्कोलॉजिकल फील्ड में रुचि है और एंशिएंट भाषा जानने में रुचि है। संस्कृत हम यहाँ सीख ही रहे हैं, इसलिए मैं अपभ्रंश भाषा को सीखने का बहुत जिज्ञासु हूँ, इसलिए मैंने ये कार्यशाला को ज्वाइन किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुष। हमारे साथ है लब्धि शाह। नमस्कार, जय जिनेंद्र। हाँ, मेरा नाम लब्धि शाह है। मैं साबरमती अहमदाबाद से हूँ। मैंने एमए जैनोलॉजी लाडनून से किया है, लेकिन अभी मुझे जैनोलॉजी में रुचि है, तो मैंने ये कार्यशाला ज्वाइन किया है। वेरी नाइस, बहुत स्वागत है आपका। नगेंद्र कुमार जी। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं नागेंद्र कुमार उत्तर प्रदेश से हूँ और अभी मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पीएचडी फर्स्ट ईयर में हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। घिया जी, जावरीलाल घिया जी नहीं दिखाई दे रहे। योगेश शाह। जय जिनेंद्र, मैं योगेश शाह बॉम्बे से हूँ और मैं जैनिज्म पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए अपभ्रंश लैंग्वेज भी सीखना है। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शर्मिला जी। जय हाँ जी, जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। राजस्थान निम्बाड़ा से हूँ। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से 2023 में एमए कंप्लीट किया है। गोल्ड मेडलिस्ट हूँ प्राकृत जेनोलॉजी में। अरे वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे पास है विजय सिंह जी। जी नमो नमः। मैं विजय सिंह हिमाचल प्रदेश कुल्लू से हूँ। वर्तमान में यहाँ पर संस्कृत का प्राध्यापक हूँ महाविद्यालय में। तो प्राकृत में एक ऑनलाइन मैंने पहले भी ज्वाइन किया था एक सर्टिफिकेट, तो उसके बाद रुचि जागी तो अपभ्रंश सीखना चाहता था। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ है संत कीनाराम त्रिपाठी जी। जय जिनेंद्र, मेरा नाम कीनाराम त्रिपाठी है और मैं हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में हिंदी साहित्य में शोधरत हूँ और इसीलिए अपभ्रंश भाषा और साहित्य सीखने का इच्छुक। बहुत बहुत स्वागत है। सोनाली जी, सोनाली शाह। सोनाली जी अभी तो थी, मुझे दिख भी रही है। हाँ जी, प्राण मजूमदार जी। हेलो। ओके, सोनाली जी अनम्यूट किया। हाँ सोनाली जी। हाँ, या मैं सोनाली शाह ऊना से हूँ। एमए फर्स्ट ईयर कर रही हूँ अभी मैं। वर्धमान प्रतिष्ठान जो है वीआईटी से एफिलिएटेड है, वहां से प्राकृत भाषा में रुचि रखती हूँ, इसलिए अपभ्रंश सीखने का मुझे एक उत्साह आया और सीखना चाहती हूँ। उसकी जो उकार बहुलता है वो मुझे जरा उसका मुझे ज्यादा फैसिनेशन है। देखते हैं जितना अच्छा सीख पाए आप तो देंगे ही, और हम भी लेने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल स्वागत है आपका। सुशांत जैन। जय जिनेंद्र सभी को। मैं सुशांत जैन मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से शोधार्थी हूँ और मैं अभी प्राकृत के साथ अपभ्रंश सीखना का इच्छुक हूँ, इसलिए आपका ये लेक्चर मैंने ज्वाइन।
बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनीता जी। जय जिनेंद्र सभी को। मैं मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ प्राकृत में अष्टपौड़ ग्रंथ पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भरत जी, भरत यादव। मैं भरत यादव, मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ। अभी इग्नू से पीएचडी कर रहा हूँ और मेरा अध्ययन क्षेत्र है पुरानी मारवाड़ी, तो इसलिए मैं अपभ्रंश भी सीखने की चेष्टा की। इसलिए बिल्कुल, ये बहुत स्वागत है स्वागत है। आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर रेखा जैन। रेखा जी, आप अपना परिचय देंगी? रेखा जी ने अभी कुछ समय पहले हमारे प्लेटफॉर्म पर एक लेक्चर भी दिया था। हाँ जी रेखा जी। अभी सुनना आता है? हेलो हाँ हेलो। बोलिए बोलिए हाँ बोलिए। कुछ नहीं, मुझे इंटरेस्ट था। मैं प्रोफेसर पूना यूनिवर्सिटी में थी और जैन यूनिवर्सिटी में भी जैनिज्म की प्रोफेसर थी। मुझे अपभ्रंश भाषा का व्याकरण सीखना था, यानी देखना है तो ज्यादा डीप जा सके, इसलिए मैंने अपभ्रंश, क्योंकि प्राकृत तो मालूम है और बाकी जैनिज्म के ग्रंथ देखे, लेकिन अपभ्रंश का ग्रामर मुझे इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया। बहुत बहुत स्वागत है रेखा जी आपका। हाँ हाँ। अंशुल, अंशुल जैन। अंश नमस्ते, मेरा नाम अंशुल जैन है। मैं मोहनलाल सुखाड़िया में रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैं धरोहर में काम करता हूँ। पिछले 3 सालों में मैंने डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग बनाए हैं, पांडुलिपियों पे काम कर रहा हूँ। तो मुझे अपभ्रंश में रुचि होने के कारण मैं अपभ्रंश में ज्वाइन हुआ। बहुत बहुत स्वागत है अंशुल आपका। प्राण मजूमदार जी। नमस्कार मैडम, मेरा नाम प्राण शंकर मजुमदार है। मैं मूलतः बंगाल का रहने वाला हूँ और क्योंकि बांग्ला भाषा का उद्भव जो है वो कहते हैं कि वो अपभ्रंश से हुआ था। जो 84 सिद्धों की वर्णन हमको मिलता है, चर्याचर्य विनिश्चय या चर्या पद जिसे कहते हैं, जिससे बांग्ला भाषा का आदि साहित्य कृति कहते हैं, तो वो अपभ्रंश में ही लगभग है। तो इसी कारण जो है मैं अपभ्रंश भाषा एवं व्याकरण सीखने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आया। बहुत स्वागत है आपका प्राण जी। हमारे साथ है पार्थ सारथी सरकार। पार्थ सारथी सरकार। मैडम, मैं पार्थिव सरकार पश्चिम बंगाल से है। मैं बंगाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो पहले ISJS से मैंने प्राकृत भाषा का जो कोर्स था वो मैंने कर लिया और अभी तो अपभ्रंश कोर्स करना है, इसलिए मैं कर रहा हूं। आपका फिर से स्वागत है पार्थ सारथी जी। थैंक यू मैडम। हाँ, हमारे साथ है त्रिशा। जय जिनेंद्र, मैं जय त्रिशा जेएनयू से पीएचडी कर रही हूँ। मैं ISJS की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मैंने 2021 में यहाँ से प्राकृत सीखा था और अब अपभ्रंश सीखना चाहती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है त्रिशा आपका। और हमारे साथ है अच्युत कांत जी। मेरा नाम अच्युत कांत जैन है। वर्तमान में अभी सेंटर फॉर प्राकृत एंड जैन स्टडीज जैन। वर्तमान में मैं अभी प्राकृत भी सीख रहा हूँ, तो ब्रंश दोनों का हूँ। इसीलिए जब मैंने ये देखा तो मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ। इतना ही मेरा परिचय है। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका अच्युत कांत जी। हमारे साथ है रमनी जी, रमनी सुवर्णा। जय जिनेंद्र, मैं रमनी फ्रॉम दिल्ली। आजकल मैं ISJS से ही फेलोशिप कर रही हूँ, सो मेरे को इंटरेस्ट है अपभ्रंश में, इसलिए मैंने ज्वाइन किया इस कोर्स के लिए। थैंक यू। बहुत स्वागत है रमनी जी। थैंक विपाशा, यू मैम। हमारे पास है विपाशा जी। ओके,
सॉरी, सभी को जय जिनेंद्र। मैं विपाशा जैन हूँ। मैं जयपुर में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में संस्कृत लिटरेचर में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। बहुत बहुत स्वागत है विपाशा जी आपका। हमारे साथ केशव बंसल। जी, am I clearly audible? यस। तो नमस्कार, राम राम, जय जिनेंद्र सभी को। मैं दिल्ली से हूँ। मैं इग्नू से एमए हिस्ट्री कर रहा हूँ। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी से फारसी और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से संस्कृत की क्लासेस भी ले रहा हूँ। और अपभ्रंश सीखने के पीछे रीजन एक ये है कि मेरी जो मदर टंग है, मादरी जबान, वो हरियाणवी है। तो हरियाणवी भाषा कैसे बनी उसको ढंग से समझने के लिए भी मुझे लगा कि अपभ्रंश सीखना सही रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है केशव जी आपका। हमारे पास है प्रतीक रूमदे। प्रतीक जी। मेरा नाम प्रतीक रुमड़े है। मैं मुंबई से हूँ और मैं संस्कृत व्याकरण का विद्यार्थी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशोक जी, अशोक जैन, मिस्टर अशोक कुमार जैन। आप मेरे को बोल रहे हो? नहीं नहीं, एक कोई पार्टिसिपेंट है। हाँ अशोक। जय जिनेंद्र। हाँ जी, जय जिनेंद्र। मैं गाजियाबाद से हूँ अभी प्रेजेंटली। अच्छा। अपभ्रंश प्राकृत के लिए मैंने रजिस्टर किया है। हमारे जैन जयपुर के पास जैन मंदिर है, उसमें हैंड रिटन ग्रंथ है बहुत प्राकृत में। तो मैं चाह रहा था कि कुछ समझें, इसलिए मैंने रजिस्टर किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे और मैं बिट्स पिलानी से केमिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा जी, चलिए बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे पास इतने विविध बैकग्राउंड्स वाले लोग हैं। आप सबके साथ बहुत आनंद आएगा इस जर्नी में, इस सफर में। और अब देर न करते हुए, आई थिंक मैंने अपनी लिस्ट से सभी नाम बुलाए हैं। अगर आप यहाँ हो और आप को अगर हम नहीं ले पाए हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारे पास घेंट यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर इवा डिक्लेरिक हैं। हम उन्हें जरूर सुनना चाहते हैं। वो आपको हिंदी में अपभ्रंश के बारे में बताएंगी। इवा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। एक मिनट। ओके। आदरणीय साथियों और विद्यार्थियों, मैं आपको इस पाठशाला का उद्घाटन करने और अपने पसंदीदा विषय अपभ्रंश के बारे में बात करने के इस अवसर के लिए धन्यवाद देती हूँ। 20 साल से भी अधिक समय पहले जब मैंने अपना एकेडमिक जीवन शुरू किया था, तब से अपभ्रंश भाषा मेरे शोध का केंद्र रही है। मुझे अपनी चयन पर कभी पछतावा नहीं हुआ। उस समय और अब भी अपभ्रंश पर बहुत अधिक शोध नहीं हुआ। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, इतिहास और आधुनिक समय में भारत में असाधारण रूप से समृद्ध और विविध साहित्यिक रचनाएं हैं। भारतीय साहित्य की रचना अनेक भाषाओं में की गई है। उन सभी का अध्ययन करना असंभव है। चुनाव कैसे करें? साथ ही भारतीय साहित्य के विद्वान और विद्यार्थी अक्सर आधुनिक भाषा, हिंदी, बांग्ला, तमिल, अंग्रेजी आदि को प्राथमिकता देते हैं और इसे आधुनिक वैश्विक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जब विद्वान क्लासिकी या पुराने भारतीय साहित्य में रुचि रखते हैं, तो वे संस्कृत साहित्य से अभिभूत हो जाते हैं। वे कभी उससे आगे नहीं बढ़ते। प्राकृत और अपभ्रंश हमेशा गौण होते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत कुछ है। अपभ्रंश की एक और बड़ी समस्या इसकी व्युत्पत्ति है, एटिमोलॉजी। अपभ्रंश शब्द संस्कृत धातु अपभ्रंश से आया है और इसका अर्थ है गिरना, सड़ना। इसलिए एक भाषा के नाम के रूप में अपभ्रंश और
इसके व्युत्पन्न शब्द अपभ्रष्ट, विभ्रष्ट एक दोषपूर्ण और टूटी हुई भाषा का सुझाव देते हैं। पश्चिम में भारतीय साहित्य के पहले इतिहास जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में आर्थर मैकडॉनल्ड की किताब या 19वीं सदी में फ्रेजर और अल्ब्रेक्ट वेबर की किताबें एक पतित टूटी हुई भाषा की इस व्युत्पत्ति पर जोर देती हैं। वे स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकालते हैं कि अपभ्रंश साहित्य सार्थक नहीं है। मैं इस शब्द के नकारात्मक अर्थ को स्पष्ट करना चाहती हूँ। शास्त्रों में अपभ्रंश शब्द के दो अर्थ हैं। व्याकरण शास्त्र में अपभ्रंश या अपभ्रष्ट शब्द शब्दों की एक श्रेणी को संदर्भित करता है। यहाँ अपभ्रंश शब्द संस्कृत से लिए गए हैं, लेकिन संस्कृत के समान नहीं हैं। आधुनिक हिंदी शब्दावली में हम अब उन शब्दों को तद्भव कहते हैं। यह अपभ्रंश का पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ साहित्यिक शास्त्रों से है और यहाँ अपभ्रंश शब्द साहित्य की एक भाषा को संदर्भित करता है और इसका कोई नकारात्मक अर्थ नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अपभ्रंश में साहित्य दोषपूर्ण नहीं है। 20 साल से अधिक समय से मैं हर दिन अपभ्रंश से काम करती हूँ और हर दिन मैं अपभ्रंश लेखकों द्वारा रचित सुंदर छंदों के लिए आभारी महसूस करती हूँ। इस नकारात्मक अर्थ बावजूद भारत और पश्चिम में शोधकर्ताओं ने धीरे धीरे अपभ्रंश ग्रंथों की खोज शुरू कर दी। हेरमान जैकोबी ने अपभ्रंश ग्रंथ का पहला आधुनिक अध्ययन प्रस्तुत किया। 1918 में प्रकाशित धनपाल की भविष्ययता कहा। हालांकि अपभ्रंश ने कभी भी बहुत से विद्वानों को आकर्षित नहीं किया। बहुत अधिक संसाधन विकसित नहीं किए गए हैं। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि ISJS अपभ्रंश के बारे में जागरूकता फैलाना का ये प्रयास कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप में से कई लोग इसे शोध विषय के रूप में लेंगे। अपभ्रंश का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? साहित्यिक और भाषाई दोनों ही दृष्टिकोणों से अपभ्रंश पुराने और आधुनिक भारत के बीच एक सेतु है। अपभ्रंश एक साहित्यिक भाषा है। इस प्रकार ये बोली जाने वाली भाषा से भिन्न है और एक हद तक ये निर्मित भाषा है। लेकिन अपभ्रंश ग्रंथों की भाषा इंडो आर्यन भाषाओं के एक भाषाई चरण का प्रतिनिधित्व करती है। हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंशा के लेखक गणेश वासुदेव तागारे के अनुसार यह साहित्यिक भाषा अपभ्रंश 4वीं शताब्दी से इंडो आर्यन भाषा के एक बोली जाने वाले रूप से मेल खाती है। इस समय और उसके बाद कई शताब्दियों तक उत्तर भारत में लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के कोई शिलालेख या अन्य स्रोत नहीं थे। इसलिए यह साहित्यिक अपभ्रंश भाषा वैदिक संस्कृत से लेकर प्राकृत और अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से आधुनिक भाषाओं तक इंडो आर्यन के विकास की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस क्षेत्र में अभी भी बहुत शोध किया जाना बाकी है। मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग इस कोर्स के बाद प्रेरित महसूस करेंगे। भारतीय साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश का भी बहुत महत्व है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, भारत का साहित्यिक इतिहास बहुत प्रभावशाली है, जो हजारों साल पुराना है और जिसमें कई अलग-अलग कई अलग भाषाएं शामिल हैं।
पहली सहस्राब्दी की ज्यादातर समय तक भारत की साहित्यिक दुनिया और संस्कृति पर संस्कृत का प्रभुत्व रहा। साहित्य के उच्चतम रूप को काव्य कहा जाता था। भामह, दंदिन और अन्य जैसे पुराने भारत के अलंकार शास्त्रियों के अनुसार काव्य 3 भाषाओं में रचा जा सकता था: संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। कभी कभी एक चौथी भाषा पैशाची को भी जोड़ दिया जाता है। काव्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के रूप में अपभ्रंश केवल एक देश से संबंधित नहीं थी। संस्कृत और प्राकृत की तरह कवियों ने कश्मीर से तमिलनाडु तक दक्षिण एशिया में हर जगह अपभ्रंश में रचनाएं की। संस्कृत और प्राकृत की तरह अपभ्रंश सभ्य संस्कृति की एक उन्नत भाषा थी और बहुत प्रतिष्ठित थी। ये देशी या वर्नाक्युलर भाषा नहीं थी। हालांकि देशी समुदायों से इसके महत्वपूर्ण संबंध हैं। जकोबी के धनपाल के भविष्यतः के अध्ययन और प्रकाशन के बाद अपभ्रंश में गंभीर शैक्षणिक रुचि शुरू हुई। भारत में अपभ्रंश साहित्य के बारे में लिखने वाले एक प्रसिद्ध आधुनिक विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। अपनी महान पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में उन्होंने अपभ्रंश को हिंदी साहित्य का पहला चरण बताया है। उन्होंने अपभ्रंश संधि बंधों की कथा शैलियों और चौपाई दोहा रचनाओं जैसे सूफी प्रेमाख्यान, प्रेम कथा और तुलसीदास के रामचरितमानस के बीच संबंधों पर विस्तार से चर्चा की है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर के प्रसिद्ध पदों की शैली भी अपभ्रंश साहित्य से जुड़ी हुई है, अर्थात वज्रयान बौद्ध साहित्य और शैवनाथ योगी साहित्य से। काव्य की भाषा के रूप में अपभ्रंश किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। अपभ्रंश साहित्य की रचना विभिन्न धर्मों के कवियों द्वारा की गई थी। हमारे पास बौद्ध, शैव और जैन के भी ग्रंथ हैं। इसके अलावा अपभ्रंश में लिखने वाले वैष्णव कवि भी थे। जैन लेखक स्वयंभूदेव ने प्रसिद्ध पूर्ववर्तियों चतुर्मुख और गोविंद का उल्लेख किया है, जिन्होंने वैष्णव, महाभारत और हरिवंश विषयों पर संधिबद्ध काव्य लिखे थे। दुर्भाग्य से इस चतुर्मुख और गोविंद का काम खो गया है। अपभ्रंश साहित्य पुस्तक के लेखक हरिवंश कोचर ने अपभ्रंश साहित्य का अवलोकन दिया है जो बच गया है। उनके अनुसार अपभ्रंश में बौद्ध साहित्य का संग्रह वज्रयान तांत्रिक संप्रदाय से संबंधित है। इसकी रचना 8वीं शताब्दी से पूर्वी भारत, नेपाल और तिब्बत की गई थी। वे सिद्ध नामक कवियों द्वारा दोहा, चर्यागीति, चर्यापद और वज्रगीति नामक रचनाएं हैं। उन कवियों के नामों में कन्हा, सरहा और तिलोपा शामिल हैं। उनमें से अधिकांश बौद्ध अपभ्रंश रचनाएं संस्कृत के बड़े ग्रंथों में समाहित हैं। हालांकि अन्य विद्वानों का दावा है कि इन ग्रंथों की भाषा अपभ्रंश नहीं है, बल्कि पुरानी मैथिली, बंगला, उड़िया या असमिया। अपभ्रंश और वर्नाक्युलर भाषा के बीच की सीमा कभी कभी स्पष्ट नहीं होती है। कोचर के अनुसार कश्मीर के कुछ महत्वपूर्ण संस्कृत शैव ग्रंथों में अपभ्रंश में छंद हैं। वे प्रसिद्ध अभिनवगुप्त की रचनाएं हैं। तंत्रसार और परात्रिमशिका विवरण लगभग 1014 और वामदेव का जन्म मरण विचार भी, ये तांत्रिक ग्रंथ हैं। इसके अलावा ललेश्वरी की लाला वाक्यानी, 14वीं शताब्दी के रहस्यवादी लाला के बातें, कश्मीरी और अपभ्रंश के बीच का मिश्रण मानी जाती है। एक और ग्रंथ
11वीं शताब्दी का शितिकांत का महानय प्रकाश अपभ्रंश और कश्मीरी का मिश्रण है। फिर अपभ्रंश और वर्नाक्युलर भाषा के बीच की सीमा कभी कभी स्पष्ट नहीं होती है। कोचर के अनुसार गोरखनाथ के कुछ पद्य अपभ्रंश विशेषताएं वाला भी हैं। अपभ्रंश में एक सचमुच अनूठी काव्य रचना प्रसिद्ध है, संदेश रासक है। यह कालिदास के मेघदूत की शैली में एक संदेश काव्य है। इसके रचयिता का नाम अदहमान है। कई विद्वानों का मानना है कि यह नाम अब्दुल्लाह रहमान है और इसके रचयिता मुसलमान हैं। हालांकि इस बात में मुसलमान के कई स्पष्ट निशान नहीं हैं। कुछ विद्वान इस सुझाव से असहमत भी है। बेशक, जैसे कि आप शायद जानते हैं, अधिकांश अपभ्रंश साहित्य जो बच गया है जैन लेखकों द्वारा रचित था। भारतीय इतिहास में जैन समुदाय अक्सर भारतीय साहित्यिक विरासत के महत्वपूर्ण संरक्षक और देखभाल करता थे। जैन लेखक भी महत्वपूर्ण नवप्रवर्तक और रचनाकार थे। हम इसे अपभ्रंश के मामला में भी देखते हैं। सभी जैन संप्रदायों के लेखकों ने अपभ्रंश में लिखा। श्वेतांबर, दिगंबर और यापनीय। सबसे लोकप्रिय शैली को संधिबंध कहा जाता है, जिसके उपयोग ज्यादातर एक या एक से अधिक काल्पनिक या जीवनी या शलाका पुरुषों के जीवन के बारे में कथा के लिए किया जाता है। संधिबंध महाकाव्य भी है। अध्यायों को संधि कहा जाता है। प्रत्येक संधि में कड़वक होते हैं, जो आमतौर पर 10 से 20 के बीच होते हैं। प्रत्येक कड़वक में कई तुकांत दोहे होते हैं, जिन्हें यमक कहा जाते हैं। यमक के बाद एक लंबा छंद आता है, जिसे घता कहा जाता है। अपभ्रंश साहित्य की एक खासियत तुकांत या अंत्यानुप्रास का लगातार इस्तेमाल है। ये संरचना तुक के साथ रामचरितमानस जैसी अवधि कृतियों की दोहा चौपाई संरचना के समान दिखती है। कड़वक देशी या वर्नाक्युलर साहित्य में भी हैं, जैसे गुजराती में। अपभ्रंश के सबसे प्रसिद्ध कवियों ने संधिबंध की रचना की। इनमें से कविराज स्वयंभूदेव और पुष्पदंत शामिल हैं। स्वयंभूदेव या तो यापनीय थे या दिगंबर। उन्होंने एक जैन रामायण पौमचर्यु और एक जैन महाभारत और हरिवंश ऋतनेमिनाहचर्यु की रचना की। उनकी तीसरी रचना अपभ्रंश छंद पर है। इसका नाम स्वयंभू छंद है। पुष्पदंत कर्नाटक के दिगंबर थे। उन्होंने एक महापुराणु जसहरचर्यु और एक नए कुमारचर्यु की रचना की। दोनों को ही काव्यशास्त्रियों ने कविराज कहा है। जैन की एक और लोकप्रिय अपभ्रंश शैली रासऊ है। रासऊ संस्कृत के रासक से आती है। संस्कृत में रासक आमतौर पर गीतात्मक लिरिकल होता है। पुरानी हिंदी में रासो है, जो नायकों के बारे में गाथा है, जैसे पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो आदि। अपभ्रंश में एक जैन रासऊ सिद्धांत के बारे में हो सकता है। एक श्वेतांबर रचना है, जिसे जिनदत्त सूरी द्वारा उपदेश रसायन रासका कहा जाता है। संदेश रासका, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है, वो भी रासऊ है। तीसरी प्रमुख शैली दोहा की है। संस्कृत, प्राकृत और आधुनिक भाषाओं में भी दोहे हैं। इस शैली में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो इंदु या योग इंदु के परमात्मा प्रकाश और योगसार है। संक्षेप में, अपभ्रंश में जैन ग्रंथ विभिन्न शैलियों और विभिन्न विषयों पर रचे गए हैं।
कुछ महाकाव्य कथाएं हैं, कुछ सिद्धांतवादी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इनमें से कुछ ग्रंथ पढ़ने में मजा आएगा। अपभ्रंश का अध्ययन करने की मेरी यात्रा प्राकृत और रामायण से होकर गुजरी। गेंट विश्वविद्यालय में कम से कम 1970 से जैन अध्ययन की परंपरा रही है, जब प्रोफेसर योसेफ डेल्यू की नियुक्ति हुई थी। डेल्यू हैम्बर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर लुडविग आउसडोर्फ और वाल्टर शूब्रिंग के छात्र थे। जब डेल्यू को गेंट में नियुक्त किया गया था, तब प्राकृत में नियमित कक्षाएं दी जाती थी। इसलिए जब मैंने गेंट विश्वविद्यालय में भारत विद्या का अध्ययन किया, तो मैंने 2 साल तक हिंदी और संस्कृत का अध्ययन किया, और तीसरे साल से मैंने प्राकृत भी सीखी और उत्तराध्यायन सूत्र और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जैसे ग्रंथ पढ़े। भारत में मेरी मूल रुचि रामायण और महाभारत में थी। अपने मास्टर शोध प्रबंध के लिए मैंने राम कथा के विविध संस्करणों की जांच की। अपनी पीएचडी के लिए मैं जैन रामायण का अध्ययन करना चाहती थी, क्योंकि गेंट विश्वविद्यालय में जैन अध्ययन की परंपरा थी। प्राकृत में पढ़ना बेहतर होता है। शुरू में मैंने महाराष्ट्री में विमला सूरी की पौमचर्यम पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर मुझे पता चला कि के.आर. चंद्रा की पुस्तक क्रिटिकल स्टडी ऑफ पौमचर्यम पहले से ही मौजूद है। मैंने ऐसे ग्रंथ पर ध्यान केंद्रित करना पसंद किया जिसका कम अध्ययन किया गया हो। फिर मेरे सुपरवाइजर ने मुझे अपभ्रंश ग्रंथ स्वयंभूदेव के पौमचर्य की ओर निर्देशित किया। मुझे अपभ्रंश का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन मुझे चैलेंज पसंद है, इसलिए मैंने हरिवल्लभ चुनीलाल भयानी के उत्कृष्ट संस्करण से पौमचर्य पढ़ना शुरू किया। मैं 2 पांडुलिपियों से परामर्श करने के लिए भारत आई, एक पुणे में बोरी और एक आमिर शास्त्र भंडार अपभ्रंश साहित्य केंद्र जयपुर में। मुझे प्रोफेसर भयानी से मिलने का भी मौका मिला। शुरुआती वर्षों में देवेंद्र कुमार जैन के अनुवाद की मदद से भी पाठ पढ़ने में मेरी प्रगति बहुत धीमी थी। भयानी जी की उत्कृष्ट भूमिका के अलावा मैंने तगारे के व्याकरण और शब्द अर्थ और विशिष्ट मुहावरों की तलाश के लिए प्राकृत शब्दकोश पायसद महानवो और कई आधुनिक भाषा के शब्दकोशों जैसी हिंदी शब्द सागर, राजस्थानी, मराठी, गुजराती शब्दकोशों का उपयोग किया। 4 साल बाद मैंने अनुवाद, ये डच में था, और ग्रंथ का आलोचनात्मक अध्ययन पूरी किया, जिसमें व्याकरण का विश्लेषण और विमला सूरी और रविशीना की कथा का तुलनात्मक अध्ययन शामिल था। तब से मैं अंग्रेजी अनुवाद का प्रकाशन पर काम कर रही हूँ, और मैंने पुष्पदंत, यशकीर्ति और रायधू जैसे अन्य अपभ्रंश लेखकों पर भी शोध किया है। पिछले 10 सालों से मैं गेंट विश्वविद्यालय में अपभ्रंश भी पढ़ा रही हूँ। मुझे अभी भी पौमचर्य में वापस जाना अच्छा लगता है, और अपभ्रंश पर ध्यान केंद्रित करने के अपने फैसले पर मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। मैं पौमचर्य से अपने पसंदीदा अंशों में से एक को साझा करके अपनी बात समाप्त कर चाहती हूँ। ये संधि 48 से है, जो वनमाला की कहानी का सबसे नाटकीय दृश्य है। वनमाला एक राजकुमारी है और उसका विवाह लक्ष्मण से होने के वादा किया जाता है। जब उसके पिता को पता चलता कि लक्ष्मण राम और सीता के साथ वनवास चले गए हैं, तो वो अपनी बेटी के लिए दूल्हे के रूप में लक्ष्मण के बारे में अपना विचार बदल देते हैं। जब वनमाला ये सुनती है, तो वो आत्महत्या करने की कोशिश करती है।
जब ये सब चल रहा होता है, राम, लक्ष्मण और सीता वनमाला के नगर के पास पहुंचते हैं और अंत में लक्ष्मण वनमाला को आत्महत्या करने से रोकते हैं। मैं करवक 7 पढ़ूंगा, जो सबसे नाटकीय क्लाइमैक्स है, जब वनमाला खुद को एक पेड़ से लटकाने के लिए अपने गले पाश डालती है और फिर लक्ष्मण द्वारा उसे बचा लिया जाता है। Okay. Pragya ji, would it be possible to share my screen? Yes, of course. You are the Yes, co-host. you are co-host. You are co-host. So Okay. you can say. Thank you, धन्यवाद. Okay. Okay. तो ये करवक 7 है और मैं पढ़ूंगी। एक मिनट। या ओके। ध्यान दें कि कवि ने वनमाल में फांसी के फंदे और उससे उत्पन्न भावनाओं पर कैसे ध्यान केंद्रित किया है। मानो भाग्यवश फांसी के फंदे की जगह लक्ष्मण का आलिंगन आ गया हो। वनमाला भ्रमित हो जाती है। जब वो दूर से राम को लक्ष्मण को पुकारते हुए सुनती है, तभी उसे पता चलता है कि ये सच है। तो मैं पढ़ूंगी। एमभनेप्पिनु नयन विशालय अम्सुआ पासौ कियु वनमालय। ऐसा कहकर बड़ी बड़ी आंखों वाली नयन विशालय वनमाला ने एक वस्त्र से फंदा अम्सुआ पासौ बनाया कियु। सोजनाइम सैम मम्भीसावई नैम विवाह लीला दरिसावई नम दिया वारु दान हो हकारियु नैम कुमारे हतु पसारियु। उसने मानो स्वयं उसे आश्वस्त किया। मम्भीसावई मानो उसने एक दिखावटी विवाह लीला का प्रदर्शन किया हो। मानो कन्यादान के लिए बुलाया गया ब्राह्मण हो, दिया वरु। मानो वो वर द्वारा बढ़ाया गया हाथ हो। गले लाएवी हलावई जावेही कंठे धरिया लिंगेवी तावेही। जैसे ही जावेही उसने उसे अपने गले में डाला, वो कांप उठी। उसे गले लगाते समय तावेही उसका गला पकड़ लिया गया। एम अपजंपियु मम भी संतऊ हम सो लखनवंतऊ। एम अपजंपियु उसने आश्वस्त करते हुए कहा, मम भी संतऊ, मैं वही लक्ष्मण हूँ, हम सो लखनु, शुभ लक्षणों से युक्त लखनवंतऊ। दशरथनऊ सुमितिये जायऊ रामे सहु वनवासहु आयऊ। दशरथ का पुत्र सुमित्र से उत्पन्न मैं राम के साथ वनवास आया हूँ। तमनि सुनेवी विंभाव्या नियमने कहीं लखनु कहीं अच्यु उपवने। ये सुनकर जब उसने ये सुना तो उसका मन में, वनमाला का मन में आश्चर्य हुआ। लक्ष्मण कहाँ हैं? वो उद्यान में कहाँ बैठे हैं? तामा हलाऊ को कहीं लगाऊ भो लखना आऊ कहीं गऊ। तब हलायुध
ये बलदेव और राम ने पास आकर बुलाया, भो लखन, अरे अरे लक्ष्मण आओ, तुम कहाँ चले गए? और घता तमने सुनेवी महिहरा सुआए पुलाइया भुआए नरुजिहा नचावियु नियमनु सहाला मनोरहा अजु महु परिहु सुहु भतारा लधु जम लखनु। तमने सुनेवी ये सुनकर महीधर की बेटी ने, महिहरा सुआए वनमाला ने पुलकित बजाओं से पुलाइया भुआए अपने हृदय को नियमनु, अपने हृदय को एक अभिनेता की तरह नचाते दिया। आज अजू मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो गई, महु मनोरथ सहला सफल हैं, खुशियों छा गई परिहु सुहु, क्योंकि जब मुझे लक्ष्मण पति के रूप में मिले हैं, भतारु लधु लखनु। तो मैं इस नाटकीय दृश्य से अपना भाषण समाप्त करती हूँ और इस पाठशाला के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एवा जी, ये तो बहुत ही मजेदार था। मुझे याद नहीं, शायद आपको याद नहीं होगा, 2021 में आपने 2020 में कोविड के टाइम पर आपने एक अपभ्रंश की पाठशाला ली थी जिसमें मैं आपकी स्टूडेंट थी। हाँ आज वो दिन मुझे याद है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ते हुए, और ये तो सिर्फ एक सैंपल था, इस तरीके की कक्षाएं, मतलब इस तरीके का अपभ्रंश, इसके पीछे क्या ग्रामर है, क्या व्याकरण है और इसे कैसे पढ़ना है, यही हम इस पाठशाला में सीखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ईवा। हमारे साथ सुलेख जी हैं। मैं सुलेख जी से क्योंकि समय बहुत कम है, मैं हाँ, जय जिनेंद्र सर। एवा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को कभी ऐसा ख्याल भी नहीं था कि आप इतनी सुंदर मेरे से बढ़िया हिंदी बोलोगी। मेरी आपकी जब भी बात होती है अंग्रेजी में होती है, पर अब से आगे मैं और आप हिंदी में बात किया करेंगे। बहुत 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 धन्यवाद ईवा जी। आपने घेंट यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम पिछले 20 साल से कर रही हो, और वहाँ आपके नीचे कितने सारे लोग जो पीएचडी कर रहे हैं जैनिज्म में, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और यही काम आगे करते रहिए, हम आपके साथ जुड़े हैं। आज शामिल होने के लिए, इतना बढ़िया उपदेश देने के लिए, इतना बढ़िया इनागुरेशन करने के लिए आपके हम आभारी हैं। प्रणाम। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। नौलखा जी, आप हाथ उठा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? मैं सुन सकते हैं, मुझे सुन सकते हैं, मेरी आवाज आ रही है? जी। ईवा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाषा परिचय, अपभ्रंश भाषा परिचय इतना अच्छा दिया। और आपको पहले आपसे बहुत बार बात करने की मुझे मौका मिला था, लेकिन स्पष्ट हिंदी में प्रभाव वक्तव्य सुनते हुए पहली बार मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा एक प्रश्न है अपभ्रंश भाषा के बारे में। आपने बहुत अच्छी बात बताई, और वो लक्ष्मण का संवाद तो इतना अच्छा था कि जो हमको सदैव के लिए याद रहेगा, चाहे अपभ्रंश भाषा में ना हो याद, लेकिन वो संदर्भ याद रहेगा। मेरा सवाल क्या है कि आपने बताया कि अपभ्रंश बड़ी उन्नत भाषा रही, बहुत प्राचीन भाषा रही, परंतु क्या कारण है कि अपभ्रंश भाषा में ज्यादा या जितना होना चाहिए उतने विद्वान नहीं हुए? मतलब संस्कृत के बड़े पंडित व्याख्याकार हैं, विद्वान हैं, अपभ्रंश के फिर क्यों नहीं हुए? आपने जिस तरह से व्याख्या की, अपभ्रंश भाषा के बारे में इतना बताया, तो फिर उसी फ्लो में
अगर संस्कृत इतनी आगे बढ़ सकती है, पाली, प्राकृत, तो अपभ्रंश इतनी क्यों दब गई नीचे? इसका अगर कोई खुलासा आप कर सके तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Would you mind if I answer in English? Otherwise it will be very slow. I think No, the I reason is understand that. Yes. please Shall I do. repeat my question? Shall I repeat my question in No, I English? understand the Yeah, question. sure. And Okay, fair enough. I think the reason why Upper Brahms is not so much studied is for several reasons. I think the etymology of because many scholars, at least in the West, many scholars were thinking Upper Brahms is like, tuti hui bhasha, it's like a lower language somehow, but it is not. And I also think that, there is so much in Sanskrit, there is so much in Pali, and yeah, it takes, people are overwhelmed, I think, with only just Sanskrit. And even those who go on to Pali are much lower in number, or Prakrit, this is just small numbers of people who are able to read those texts. Already Sanskrit is very difficult, and there is the feeling that first, you are confronted with Sanskrit, and then moving on to actually go beyond that. Very few people manage to do that, and I think that is the reason. And also, there are not so many resources available, and that's sort of hint. I mean, there is Payasada Mahanavo, which is a good dictionary. And now, of course, with the project of ISJS, that will make it more accessible to people who do not know Hindi. But for the non-Hindi speaking people, there is just not a lot of resource. And also maybe that just people just don't know about it, I think. I think all these reasons combined is why, because there are many, and I think one of the participants said there are so many manuscripts of Apabhramsha language that are there, waiting for someone to read, and it's so beautiful. But anyway, I hope that all of this will now change with this program. I really do. You're right, Professor Eva. Thank you so much. I think we are running out of time, so Okay. I will directly ask our Professor Ashok Kumar Singh to come ahead. अब मैं तो इंग्लिश में बात करने लग गई। अशोक सर, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप आकर वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें। धन्यवाद प्रज्ञा जी। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। इस प्रथम एक मासीय अपभ्रंश कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में आप सभी का धन्यवाद करने का जो मुझे गौरव मिला है, उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। हमारे संरक्षक परम आदरणीय डॉक्टर सुलेख जैन, डॉक्टर नरेंद्र भंडारी, डॉक्टर नरेंद्र पार्सन, प्रोफेसर धर्मचंद जैन जी, कमल नौलखा जी, हमारे निदेशक डॉक्टर श्रेत्र पांडे जी। सर्वप्रथम मैं अपने प्रबंधन को यह प्रथम प्रयास करने के लिए साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इस प्रथम आयोजन में जो हमारे प्रतिभागियों का जो उत्साह रहा, जो इसमें सम्मिलित हुए लोग, सर्वप्रथम मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से, और न केवल क्षेत्र की दृष्टि से, विभिन्न विधाओं से जुड़े लोग और हर वय के लोग जो इस हमारे कार्यक्रम
से जुड़कर हमारा उत्साहवर्धन किए हैं, उसके लिए हम सभी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और डॉक्टर ईवा, जिनसे कि सबसे पहले तो मुझे इनके कृतियों से इनका परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। पुनः आप एक अभी पिछले दिनों आप अपने समूह के साथ आई थी, तो उसमें भी आपसे वार्तालाप करने का, साक्षात्कार करने का मौका मिला। आपका जीवन सही वास्तव में अपभ्रंश के लिए समर्पित है, और आज जिस तरह से उन्होंने अपभ्रंश की व्युत्पत्ति और शब्दार्थ से आरंभ करके अपभ्रंश के क्रमिक विकास और अपभ्रंश की जो साहित्यिक विधाएं हैं, और अपभ्रंश जिस तरह से न केवल एक धर्म का बल्कि भारत के विभिन्न धर्मों का कार्यक्षेत्र रहा है, उस पर आपने जितने व्यवस्थित ढंग से, जितने विस्तार से प्रकाश डाला, और आप का हिंदी में सुनना वो सोने में सुहागा था। तो मैं आपको बहुत बहुत आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे उद्घाटन सत्र को एक अकादमीय स्वरूप देने के लिए आपने जितना परिश्रम किया, जितना आपने विभिन्न स्रोतों से आपने जो अपना वक्तव्य तैयार किया, यह हमारे लिए, हमारे कार्यक्रम के लिए एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और इस महनीय कार्य के लिए मैं आपको अपने संस्थान की ओर से, अपनी प्रबंध समिति की ओर से, अपने अधिकारियों की ओर से आपको पुनः आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अपभ्रंश वास्तव में कहा जाए तो उपेक्षित रहा। जो मध्यकालीन जो प्राकृत है और जो हमारी आधुनिक भाषाओं हैं, उनके बीच की एक संपर्क सूत्र है। अगर अपभ्रंश का अध्ययन होता तो हम दंडवत प्रणाम के बदले बना है, और उठना बैठना ये संस्कृत उत्तिष्ठ और उपविष्ट से बना है। ऐसे बहुत सारे जो शब्द हैं हमको अनायास ही जान पड़ते, और वास्तव में हमारे लिए यह एक जीवन का सपना साकार होने जैसा है। बहुत मैं आज प्रोफेसर नामोर सिंह को याद करता हूं कि वे बीएलआई के अकादमी परिषद में थे। वो अक्सर कहा करते थे कि अशोक, आप लोग प्राकृत का चला रहे हो, अपभ्रंश को क्यों नहीं चलाते हो। तो आज हमारे विशेष रूप से मैं अपने निदेशक महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यह अवसर दिया कि सक्रिय रूप से इस कार्यक्रम से मैं जुड़ा। और मैं सभी प्रतिभागियों और अपने निदेशक डॉक्टर प्रज्ञा जैन और हर्षित और गोपाल कुंडले जी को, जो लोग आप जानते हैं कि एक कार्यक्रम को आयोजित करने में कितना समय लगता है, श्रम लगता है। तो हमारा जो पूरा मतलब इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, वह बहुत ही उत्साह से इसमें लगा हुआ है। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हम लोग अच्छे से अपनी पूरे प्रयत्न जितना यथासंभव हम आपको ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका स्वागत करते हुए आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। गुरु जी का आभार प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत आभार। सर कुछ कह रहे हैं? हाँ। कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा की जाए इससे पूर्व एक दो बातें 1 मिनट में मैं कहूंगा। आप सबको एक दिग्दर्शिका, जिसे हम हेल्प बुक कहते हैं, सभी प्रतिभागियों को प्राप्त हुई होगी।
ऐसा मेरा विश्वास है। आप सबसे निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि एक एक लाइन उसका यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इस कार्यक्रम के आयोजन में आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि मोर देन 60 एप्लीकेशन थे हमारे पास, फिर भी पंजीकरण 43 है। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप सबने देखा होगा कि रजिस्ट्रेशन फी जमा कराने से पहले मैंने एक भिजवाया था, ईमेल के साथ एक नोट भिजवाया था जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि पूरे कार्यक्रम के दौरान, जिसमें उद्घाटन और समापन सत्र नहीं है, 950 मिनट की न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य है। वो इसीलिए भेजा गया था ताकि सब उसे पढ़ लें, उसके बाद पंजीकृत हो। हमारा सौभाग्य है कि हिंदुस्तान के विविध क्षेत्रों से, विविध संस्कृतियों से, विविध भाषाओं से, हम कहते हैं कि विविधता में एकता भारतीय संस्कृति है और उसका मूर्त रूप हमारे इस पटल पर प्रत्यक्ष है। इस विविधता में एकता का अनुशासन इस संपूर्ण पाठ्यक्रम के दौरान दिखेगा, ऐसा उम्मीद नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है कि जो भी दिशा निर्देश उस दिनदर्शिका में, उस हेल्पबुक में दिए गए हैं, आप सब उसका ध्यान रखेंगे। एक बार पुनः आप सबको संस्था की ओर से इस आयोजन के लिए विशेष रूप से प्रतिभागियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। एक महत्वपूर्ण चीज ये है, आपने धन्यवाद ज्ञापन हमारे संस्था के डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी द्वारा सुना। मैं आपको बता दूं कि जितनी भाषाई गतिविधियां हैं, भाषा से संबंधित जितने उपक्रम इस संस्था द्वारा संचालित हैं, आपके मार्गदर्शन में और आपके सहयोग से संचालित हैं। इनके साथ हमारी संस्था से हर्षित मिश्र और प्रज्ञा जैन, इन दोनों के व्याख्यान आप देखेंगे तो बस मुझे ये बताना था कि जिसे आप की फैकल्टी कहते हैं, मुख्य प्रशिक्षक इस कार्यक्रम के डॉक्टर अशोक सिंह, प्रज्ञा जैन और हर्षित मिश्रा हैं। समय समय पर कुछ ज्ञानार्जन के लिए और आवश्यकता अनुसार जो भी जरूरत होगी उसके लिए मेरी उपस्थिति भी रहेगी। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद, इस उम्मीद के साथ कि इस हमारे प्रथम आयोजन को महत्वपूर्ण ऊंचाई प्रदान करने में, सफलता दिलाने में आप सबका यथासंभव सहयोग हमें प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे 8 बजे इसी जगह पर। जय जिनेंद्र।